ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें किस तरह से जल्द ऐलान किया जा सकता है कि 17 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि विधानसभा में अभी ये प्रस्ताव पारित होना है, लेकिन अखिलेश यादव की ओर से ये ऐलान कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ बनारस में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। श्रीमान महेंद्रनाथ पांडेय जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीमान ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी और बनारस के सभी प्रबुद्ध वरिष्ठ महानुभाव, युवा मित्र, आज यहां 3 अवसर एक साथ मुझे सद्भाग्य मिला है। एक तो सांस्कृतिक महोत्सव चल रहा है, तो कला जगत के द्वारा ये मनुष्य रोबोट न बन जाए, इसके लिए भारी जहमत की जा रही है। जो चिंता सता रही है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी मानव को अगर कला से दूर कर दें, सांस्कृतिक विरासत से दूर कर दें, तो देर नहीं लगेगी उसको रोबोट बनने में। और इंसान को रोबोट बनने से बचाने के लिए कला जीवन का हिस्सा होनी चाहिए और कला निरंतर पुरस्कृत होनी चाहिए, अविरत पुरस्कृत होनी चाहिए। हर पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें कुछ न कुछ जुड़ते रहना चाहिए और जुड़ना भी वो हो जो आगे के रास्ते भी खोलने वाला हो। और कला जगत को समर्पित लोगों ने सदियों से इस कार्य को निभाया है। आज यहां चाणक्य नाट्य का भी मंचन होने जा रहा है। मोटा मोटा मुझे याद है, शायद मैं गलती करता हूं तो ये कलाकार उसको ठीक कर लेंगे। शायद ये उनका 1001वां मंचन है यहां पर। और मुझे याद है कि उनका जो पहला मंचन हुआ था उस दिन मैं मौजूद था। राजनीतिक विचारधाराएं कितनी आई कितनी गई, आर्थिक चिंतन कितने ही आए कितने ही गए, लेकिन एक चाणक्य है जो आज भी अजरा अमर है। सदियों पहले एक महापुरुष कितना दूर का देख सकता है। आज भी अर्थव्यवस्था के संबंध में, मुद्रा नीति के संबंध में चाणक्य के विचार अगर पढ़ें तो लगता है कि आज जो स्थितियों से गुजरते हैं उसके संबंध में कभी पहले सोचा गया था। खैर, मैं पूरा समय तो नहीं रह पाऊंगा, लेकिन कलाकारों से मिलकर के जरूर जाऊंगा, क्योंकि कला का सम्मान तो होते रहना चाहिए। आज एक 2 महत्वपूर्ण चीजें, वैसे आज मैं काशी में अलग अलग कार्यक्रमों में करीब करीब 2100 करोड़ रुपयों के विकास के कामों का या तो शिलान्यास या लोकार्पण करने वाला है। आज यहां बीएचयू में जिसका शिलान्यास हो रहा है, बहुत कम लोगों को कल्पना होगी कि इससे आने वाले दिनों में कितनी बड़ी सेवा होने वाली है।
हमारे देश में जब भी कैंसर की चर्चा होती है तो मुंबई के टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ ध्यान जाता है। भारत सरकार के द्वारा योगदान से वो इंस्टीट्यूट चलती है और उसमें जो लोग आते हैं, मरीज आते हैं, अधिकतम मरीज उत्तर भारत से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उसमें भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। और हम जानते हैं मुंबई में किस प्रकार से यहां का गरीब व्यक्ति, गांव का व्यक्ति जाएगा, क्या करेगा। और उसी में से एक विचार आया कि क्यों न हम इस पूरे क्षेत्र के लिए, जिसका लाभ झारखंड और बिहार के लोगों को भी मिल सकता है, उसी स्तर का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, जिससे यहां के मरीजों को सेवा उपलब्ध हो, रिसर्च का भी काम हो और भारत सरकार इसकी देखभाल करे, ताकि टाटा इंस्टीट्यूट जैसा चलता है उसी लेवल का, एक इंटरनेशनल लेवल का ये इंस्टीट्यूट निर्माण हो। आज उसका शिलान्यास अभी हुआ। तभी करीब अभी अंदाज है 600 करोड़ रुपया, लेकिन हो सकता है उसको हमारे देश में 600 से 1000 होने में देर नहीं लगती है। लेकिन लागत के कारण कभी काम रुकेगा नहीं। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी आभारी हूं कि उन्होंने इस काम के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए सहमति जताई। तो एक बहुत बड़ा सेवा का काम इससे होगा। आज दूसरा भी एक काम हो रहा है कि यहां पर जो हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूट चल रहा है, उस इंस्टीट्यूट के लिए भी शताब्दी सुपर स्पेशलिटी संकुल का भी शिलान्यास हुआ है। ये बात सही है कि एक जमाना था जब गांव में एक वैदराज हुआ करते थे, लेकिन गांव पूरा स्वस्थ होता था। आप देखते होंगे इन दिनों देश का एक बहुत बड़ा सफाई अभियान चल रहा है। अगर गंदगी का बड़ा ढेर हो और वहां से आप गुजरते हैं तो दुर्गंध आती है। बार बार आते हैं जाते हैं तो पता है कि अब यहां दुर्गंध शुरू हो जाएगी, वहां पहुंचेंगे तो पूरी हो जाएगी। और एक सीमा में दुर्गंध महसूस होती है, उससे ज्यादा फिर महसूस नहीं होती है। लेकिन जब उस ढेर की सफाई शुरू करते हैं तो गंध इतनी ज्यादा महसूस होती है कि वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। गंद का ढेर वैसे का वैसा पड़ा है तो एक सीमा तक ही गंध महसूस होती है, लेकिन जैसे ही उसको सफाई करना, उठाना शुरू कर दिया तो ऐसी गंध महसूस होती है। आजकल आप देख रहे होंगे कैसी कैसी गंध महसूस हो रही है। लेकिन एक बार ढेर साफ हो जाए तो फिर मन करता नहीं, यार ये तो जगह इतनी अच्छी बगीचा बनाया जा सकता है। कान इतने सालों का ढेर, गंध भरी पड़ी है। लेकिन एक काशी के आशीर्वाद है कि मैंने गंद की सफाई का बेड़ा उठाया है।
भोले बाबा की धरती के आशीर्वाद में भी तो ताकत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, लेकिन उनको अनुमान नहीं था। ये बात सही है कि बहुत सी चीजों का मैंने अनुमान किया था, लेकिन एक चीज का अनुमान करने में विफल हो गया। मैं नहीं कर पाया। अब वो मेरा देश, मेरे संस्कार था, क्या था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैंने जब इस पूरा काम के लिए दिमाग खपा रहा था, योजना बना रहा था, तो कभी सोचा नहीं था कि देश के राजनेता कुछ और कुछ राजनीतिक दल हिम्मत के साथ बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। ये मैंने हिसाब नहीं लगाया था जी। मैंने सोचा ही नहीं था कि संभव है। और आपको मालूम है, अब मैं सोच रहा हूं ये सब कैसे हो रहा है जी। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है, वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है, तो फिर हमारी फौज भी बिजी हो जाती है उसके साथ, तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने, और लपक करके वो घुस जाते हैं। उनको कवर मिल जाता है बेईमानों। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा, तू मैं तू मैं। तो इन लोगों को पीछे से, मुझे अब समझ आया ये होलना किसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। पुराने जमाने में देखा होगा आपने, मेले होते मेले, उसमें पिक पॉकेटर आते हैं, तो उनको लगता है ये सबसे बढ़िया जगह है, एक दिन में ज्यादा बिक्री कमाई हो सकती है। जेब कतरे आ जाते हैं, लेकिन वो बड़े चालाक होते हैं जी। वो जेब कतरा जेब काटेगा तो उसका जो साथी दूर खड़ा है उसको पता चलता है अब काम हो गया, तो उधर की तरफ दौड़ता है, ये चोर चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, तो पुलिस सब वहां भागेगी और वो जेब कतरा आराम से उधर से निकल जाएगा। बेईमानों को बचाने के लिए, बेईमानों को रास्ता दिखाने के लिए न जाने कैसी कैसी तरकीब अपनाई जा रही है जी। लेकिन भाइयों बहनों, ये देश देखिए, दुनिया को इस बात को समझना होगा, जनता को कष्ट कम नहीं हुआ है जी। बहुत तकलीफ झेली है, कभी सोची नहीं इतनी तकलीफ झेली है जी। उसके बावजूद भी ईमानदारी के रास्ते पर देश चलता है, तो कष्ट झेलने के लिए तैयार हो रहा है। 6-6, 8-8 घंटे कतार में खड़ा रहता है। इतनी तकलीफ के बावजूद भी जब मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछा जाता है, फिर आखिर में कहता है नहीं, लेकिन किया तो अच्छा है। साहब, मैं देश के राजनेताओं को कहना चाहता हूं कि हम 125 करोड़ देशवासियों की ताकत पर भरोसा करें। ऐसा सद्भाग्य नहीं मिल सकता है कि जहां 125 करोड़ देशवासी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कहीं कुछ मिलता और कतार में खड़ा रहे हो तो अलग बात है, ये तो भाई देश का भला हो, कष्ट झेलूंगा, ऐसा साहब दुनिया में कहीं संभव नहीं होगा जी। इन 125 करोड़ देशवासियों को जितना नमन करे उतना कम है जी, जितना नमन करे उतना कम है।
और जब जनता जनार्दन तो स्वयं ईश्वर का ही अवतार होता है, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद मतलब ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं, और जिस सत्य के काम में ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं वो सत्य कभी भी ओझल नहीं हो सकता। वो सत्य उजागर के ही रहता है, वो परिवर्तन ला करके ही रहता है। और कुछ लोग विरोध करने में इतना अपना संतुलन खो देते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूं। इन दिनों अब इस पर तो बोल नहीं पाते, कह नहीं सकते कि काला धन नहीं है, कह नहीं सकते कि भ्रष्टाचार नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि जाना नहीं चाहिए, तो लेकिन कुछ तो बोलना है, तो क्या बोले। लेकिन बोलने में ऐसी गड़बड़ करते हैं, ऐसी गड़बड़ करते हैं जी। अब बताइए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जब मैं कह रहा हूं ना कि भाई समय की मांग है, बदलाव आना चाहिए। अब एक जमाना था चांदी का रुपया होता था, वही करेंसी में चलता था। वक्त बदलते बदलते कागज का आ गया, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब वक्त बदल रहा है तो टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन बैंकिंग हो रहा है, आपके मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक है। तो मैं जब कह रहा हूं कि भाई अब बिना जेब में नोटों के थप्पे भरे बिना भी काम हो सकता है, तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और लोगों को लगता है कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, फाइनेंस हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1970-72 से वो देश की अर्थव्यवस्था की कोर टीम में हमेशा रहे हैं। इतने लंबे सर तक और इतने साफ कुशलता, देखो कोई दाग उन पर नहीं लगता है, होता सब है। उन्होंने अभी ऐसा कहा, जब मैं कैशलेस की बात करता हूं, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो, वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है। अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं। ये 50% गरीबी, ये विरासत किसकी मैं झेल रहा हूं जी। मनमोहन सिंह जी, आप विरोध करे कोई बात नहीं, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम गंभीरता से लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये मुझे खुशी हो रही है। उनके एक दूसरे महानुभाव जो देश के वित्त मंत्री रहे, वो लेख भी लिखते हैं, श्रीमान चिदंबरम जी, उन्होंने कहा कि हमारे देश में 50% गांवों में अभी भी बिजली नहीं है, तो कैशलेस कैसे करोगे। अब बताइए साहब, कहीं पर बिजली थी किसी गांव में, मैंने आकर के खंभा उखाड़ दिएगा। क्या मैंने आकर के तार काट दिया क्या। मतलब चिदंबरम जी, 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है, काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं। ये मोदी का विरोध करने में, ये देखिए साहब, ये काशी का बच्चा है। काशी की जनता ने मुझे पाला, पोषा, और इसलिए इस पवित्र धरती के आशीर्वाद है कि इधर से हो उधर से हो, तुमसे सच निकलवा के ही रहेगा। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं,
ऐसे करता तो वो भी ऐसे करता। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। दो 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। जी, इन्होंने बड़ा मजेदार कहा। उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है जी। लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है जी। लेकिन देश साफ सुथरा होकर के, स्वच्छ होकर के, सोने की तरह तप करके निकलेगा, इस विश्वास के साथ में लगा। मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में आया हूं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा आपसे आग्रह है, मेरी बीएचयू के सभी नौजवानों से आग्रह है, जो इस सभागृह में होंगे, जो बाहर होंगे, सबसे आग्रह है, और भूतपूर्व विद्यार्थियों से भी आग्रह है मेरा। काला धन, भ्रष्टाचार की सफाई तो हो, लेकिन फिर से पनपे नहीं, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों की, और वो मदद चाहिए कि हम ऑनलाइन बैंकिंग की और लोगों को तैयार करें। अब चाय मोबाइल फोन से भी पेमेंट देकर के पिया जा सकता है, चाय मोबाइल फोन से पेमेंट लेकर के बेचा जा सकता है, हर चीज संभव है। आपके मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक है, अगर आपका बैंक में खाता है, आप आराम से उसको ऐप को डाउनलोड करके कारोबार चला सकते हैं। हम जितना ज्यादा ये करेंगे, ये नोटों का खेल बंद होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ की लड़ाई हमको जीतनी है। जाली नोट, उसको तो 8 नवंबर को ही उसको दफना दिया गया। आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, सारा कारोबार एक झटके में चौपट हो गया। बहुत बड़ी मात्रा में नक्सल लोग आजकल सरेंडर करने लगे हैं, क्योंकि खिलाएगा कौन? पुरानी नोट तो चलती नहीं है। भाइयों बहनों, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जो समाज जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, और कुछ लोगों को विरोध करना है। आप हैरान होंगे साहब, देश की सेना के जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के पाकिस्तान में जाते हैं, आतंकवादियों से भिड़ते हैं, उनका खात्मा बुला करके वापिस आते हैं, जिंदा लौट करके आते हैं। कुछ लोगों को उसकी भी परेशानी हो गई।
कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था, बताओ। फिर उनको लगा कि देश का मिजाज अलग है, तो फिर चुप हो गए। देश की इंस्टीट्यूशंस पे इस प्रकार से माहौल बनाना कितना शोभा देता है क्या। लेकिन मुझे विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और काशी की धरती पर से मुझे जो आशीर्वाद मिले हैं, नई ताकत मिली है, मुझे विश्वास है कि देश जिन इरादों को लेकर के हमारा साथ दे रहा है, उन इरादों को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर साफ तौर पर निशाना साधते हुए बोले कि जब से उन्होंने बोलना सीखा है तब से वो काफी खुश हुए हैं। अगर बोलते नहीं तो जाहिर तौर पर भूकंप आ जाता। युवा नेता है, बोलना सीख रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि काला धन के अलावा काला मन भी सामने आ रहा है। युवा नेता है, भाषण देना सीख रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर इस पूरे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तमाम बातें गिनाई काले धन से जुड़ी हुई, जिसके चलते नोटबंदी का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि काले धन के सफाई के लिए ये किया जाए ताकि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो सके। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। ऐसे करते वो भी ऐसे कर। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। दो 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। जी, इन्होंने बड़ा मजेदार कहा। उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है। मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है जी। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मीम अफजल जी, यहां पर जब वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी बोले तो उन्होंने कहा कि आपके युवा नेता यानी कि साफ तौर पर राहुल गांधी जब बोलते हैं तो प्रधानमंत्री काफी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसे में वो कई चीजें वो गिना जाते हैं जो कांग्रेस के शासनकाल से चली आ रही हैं, यानी कि 60 साल से चली आ रही हैं। अगर वो ये कहते हैं कि 60% जनता अनपढ़ है, ऐसे वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे करेगी, तो जाहिर तौर पर ये आपकी सरकार की खामियां हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को अगर इस बात में ही खुशी मिलती है कि अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाए तो वो कांग्रेस की कमियां गिनाने लगे या पुरानी चीजों को दोहरा करके ये साबित करने लगे कि कांग्रेस ने देश में कुछ नहीं किया, तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। प्रधानमंत्री को शायद ये नहीं मालूम कि जिस देश में सुई नहीं बनती थी आज वहां हवाई जहाज बनता है। हम फजा में जा रहे हैं, हमारे लॉन्चर्स कहां तक पहुंच रहे हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम कहां चला गया है, देश में जो तरक्की हुई है वो कहां तक पहुंची है। मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री को शायद ये कुछ गलतफहमी हो गई है कि ये सारी तरक्की जो है पिछले 2.5 साल के अंदर हुई है। उन्होंने तो प्रधानमंत्री
श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक को किसी खातिर में नहीं ला करके बहुत सारी बातें बोल दी हैं, बहुत बार बोला नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, हुआ है। मीम अफजल जी, उन्होंने ये भी कहा कि 2009 से जब से राहुल गांधी बोलना शुरू हुए तब से वो काफी खुश हैं, क्योंकि काले धन के अलावा अब काला मन भी लोगों का सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें राहुल गांधी गिना रहे हैं जो कांग्रेस की कमियां उजागर करती हैं। इस बात से वो खुश हैं बेहद। नहीं, सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशान है। प्रधानमंत्री जी जिस अंदाज से राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि सोशल मीडिया पर उनके चेले चपाटे जिस अंदाज से घटिया तरीके से राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, आज प्रधानमंत्री भी उसी लिस्ट में खड़े हो गए हैं, उसी सफ में खड़े होकर के उसी अंदाज से मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक बड़े लीडर को दूसरे बड़े लीडर के बारे में इस अंदाज का मजाक करना उनके अपने स्टेटस को गिराने का काम करता है। मुझे ये अंदाजा हो रहा है उनकी स्पीच सुनने के बाद कि मैं किसी प्रधानमंत्री की स्पीच सुन रहा हूं या किसी ऐसे लीडर की स्पीच सुन रहा हूं जिसके अंदर सिर्फ मजाक उड़ाना या गैर जिम्मेदारी। जी, मीम अफजल जी, संवित पात्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संवित, मीम अफजल जी ये कह रहे हैं कि इस तरह से प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना नहीं साधना चाहिए था, उनके स्टेटस को ये शोभा नहीं देता है, जिस तरह से उन्होंने बातें कही वो ठीक नहीं कही, और उनके चेले जिस तरह से ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी पर प्रहार करते हैं वो ठीक नहीं है। दरअसल देखिए, सोशल मीडिया पे जो लोग अटैक करते हैं राहुल जी पे या राहुल जी का मजाक बनाते हैं वो हिंदुस्तान की जनता है, और हिंदुस्तान की मेजॉरिटी जनता अगर मोदी जी को चाहती है तो चेले जैसे शब्द का प्रयोग करना ये उचित नहीं है। दूसरी बात है, मैं तो कांग्रेस से पूछता हूं, अगर कांग्रेस खुद राहुल जी को बहुत सीरियसली लेती है तो अब तक उन्होंने राहुल जी को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया अपनी पार्टी का? ये तो हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर भी दो फाड़ हुआ है। कांग्रेस के अंदर एक ऐसा गुट है जो किसी भी कीमत पे राहुल गांधी जी को ऊपर नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है ये तो मजाक हो जाएगा कांग्रेस के साथ, और दूसरा गुट एक ऐसा है जो कि राहुल जी को ऊपर आने देना चाहता है। तो स्वाभाविक रूप से राहुल जी को सीरियसली खुद कांग्रेस भी नहीं लेती है। जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा वो है, हिंदी में कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। जब मुट्ठी बंद होती है तो लोगों को लगता है पता नहीं उस मुट्ठी के अंदर क्या है, और जब मुट्ठी खुल जाती है मालूम पड़ता है उसके अंदर तो कुछ नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से राहुल जी के साथ भी वही हुआ है राजनीतिक जीवन में। जहां तक स्तर के बारे में आदरणीय मीन जी बात कर रहे थे, तो मीन जी को यह सुनना चाहिए कि जौनपुर के अपने भाषण में प्रधानमंत्री के लिए राहुल जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया था, जिस शब्द का प्रयोग किया था, वो कितना उचित था, जरा उसकी चिंता वो कर लें। और जहां तक रिपोर्ट कार्ड का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा अगर आधी जनता हिंदुस्तान की अनपढ़ है 60 साल की आजादी के पश्चात भी, तो इसके लिए तो आप कांग्रेस का झूठ पकड़ा गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आज वाराणसी के अपने इस भाषण में कई अहम बातें यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कही जो अब तक उम्मीद की जा रही थी कि वो अपने बचाव में कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी लगातार उन पर निशाना साधते आए हैं। कल भी उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही थी जो कि ये जताती थी या ये दर्शाती थी प्रधानमंत्री सीधे तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे जब वो गुजरात के सीएम थे।